हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया और उससे बनने वाले नंबरिकल क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिए कि किस किस तरह से आपको नंबरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप लोगों ने परावर्तन नहीं पढ़ा है तो परावर्तन वाले सारे वीडियो देख लीजिएगा। अब आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या? अपवर्तन। देखो, अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में तो क्या होता था, कोई भी अगर दर्पण होता था तो उसके टकरा के किरण वापस उसी माध्यम में आती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो क्या हो, पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब है प्रकाश की किरण क्या करो, उसको आर पार करके निकल जाए। ऐसा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। तो जब आप देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप पानी के अंदर कोई पेंसिल डाल देते हो तो आपको लगेगा कि पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देगी। पेंसिल जो है वो कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी दिखाई देती है। क्लियर? अगर आप लोगों ने जैसे देखा हो, जैसे टांका होता है, टांके के अंदर जब हम पानी की बाल्टी भरते हैं तो हमें लगता है कि पानी कम भरा हुआ होता है ना। ऐसे बाल्टी कम गहराई में गई है, टांका पूरा भरा हुआ होता है तब भी लगता है बाल्टी कम गहराई में गई है। लेकिन बहुत बाद में अपन को पता चलता है, रस्सी से देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि बहुत गहरी थी बाल्टी, है ना, क्योंकि उसकी जो पेंदा होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण ये होता है कि उसमें प्रकाश की किरण जो है वो पेंदे से आ रही होती है, वो सीधी सीधी हमारी आंखों तक नहीं आती, बल्कि उसके अंदर कुछ उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो वही आपका क्या होता है? वही आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन। कुल मिला के जो प्रकाश की किरण जो होती है ना, वो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से क्या दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित, मतलब भटक जाती है। मतलब जाना तो जैसे मान लो जैसे अपन आपको समझाते हैं, कोई कांच का आयताकार स्लेब लेते हैं। कांच का क्या? आयताकार स्लेब। कांच का, अरे जैसे आपने देखा होगा कई ऑफिस के अंदर जाते हैं ना, तो टेबल के ऊपर एक कांच का इतना बड़ा वो कांच रखा पड़ा रहता है, उसे ही तो कांच का स्लेब बोलते हैं। कांच का आयताकार स्लेब। उसमें देखोगे ना आप, उसमें देखोगे ना तो उस पर जो टेबल के नीचे जो नाम लिखे रहते हैं, जो कोई कागज वगैरह डाले रहते हैं, तो वो नाम जो है ना वो थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। आयताकार स्लेब में अपवर्तन अपन देखेंगे कि कैसे अपवर्तन उस स्लेब में हो रहा है। इसके माध्यम से अपन समझने वाले हैं क्या आपका अपवर्तन। समझ दें। देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपन बना देते हैं कांच। ये आयताकार आपका ये हो गया आपका आयताकार स्लेब। इसको नाम दे देते ए और बी और सी और डी। ठीक है, ये आयताकार स्लेब हो गया। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, ये मान लो आपको पता है, पहली बात तो ये इस साइड क्या है, वायु है। वायु, ये क्या है, कांच का बना है, कांच है। फिर वापस क्या है, वायु है। फिर वापस क्या है, वायु। इसको अपन माध्यम 1 कह सकते हैं, इसको माध्यम 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हमें एक किरण डाली, हमने क्या किया, एक किरण यहाँ से डाली। तो इस किरण को जाना तो कैसे थी, ऐसे 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 सीधा 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 ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये किरण क्या करती है, यहाँ से थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित होकर के ऐसे जाने लगती है। कैसे जाने लगती है? जाना तो यहाँ से चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो गई है। थोड़ी सी क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। ठीक है ना, थोड़ी सी। ये मान लो हमने इस बिंदु को, जहाँ पर ये आपतित किरण हुई, इसे अपने आपतन बिंदु कहते हैं ना, इसको हम ओ से लिखते हैं। ये किरण जब यहाँ से जा रही है तो यहाँ पर हमने एक किया खींचा, अभिलंब खींचा।
हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, ये आपका है अभिलंब। इसको मान लो हमने लिखा m, कोई कुछ भी नाम दे दो, m और m डैश। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसी तरह से ये किरण यहाँ से जानी तो इसको सीधी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी और ये किरण ऐसे चली जाएगी। जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विचलित। अब देखो यहाँ से हमने एक और अभिलंब खींच लिया, यहाँ से ये अभिलंब खींचा, इसको नाम दिया n और इसको नाम दिया n1। ओके, चलो भाई, इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आई है तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। किरण आई है, यहाँ से ये किरण इधर गई, फिर ये वाली किरण इधर नीचे से निकल गई। क्लियर बात है? यहाँ से आपको बातें समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। आप देखो, जो ये किरण आ रही है, इस किरण को अपन कह देते हैं आपतित किरण। इस किरण को क्या कहें, इस किरण को अपन कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण और ये तो आपका अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है इसे अपन आपतन कोण कह सकते हैं। इसे अपन क्या कहें, आपतन कोण कहें, आपतन कोण। ठीक बात। इसी तरह से ये जो किरण यहाँ से अपवर्तित हुई ना, इस किरण को अपन कहते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इस किरण को कहा अपवर्तित किरण। अच्छा ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण r, इसको अपन कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इस कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये बातें समझते जाना साथ साथ में, काम की है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। इसी तरह से ये वाली किरण है, ये बाहर निकल गई, इसे अपन कहते हैं निर्गत किरण। इसे अपन क्या कहते हैं, निर्गत किरण। इसे अपन क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्लियर बात। अच्छा, ये इसी तरह से ये भी आपका I1 कह सकते हो और ये आपका R1, ठीक है। और ये तो हमने लिख ही रखा है। क्लियर बात है। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो ये अपवर्तन आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से किरण आ रही है, आपतित किरण। आपतित किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुकी हुई है। क्यों झुकी है, सोचना नहीं है। ये ऐसे क्यों गई, ऐसे क्यों गई, ये ऐसे क्यों नहीं गई, समझेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये माध्यम 1 था, माध्यम 2 था। यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से इस पृष्ठ पर, इसको अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपवर्तक पृष्ठ है। ये भाई 2 माध्यम है, 2 माध्यमों को अलग करने वाली परत है, अलग करने वाली परत है, ठीक है ना। तो इस पर ये जब आपतित होती है तो थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है और विचलित होके आगे निकल जा रही है। यहाँ पर आपतन कोण बन रहा है, यहाँ पर अपवर्तन कोण बन रहा है। जिस तरह से वहां पर परावर्तन के अंदर आपतन कोण होता था और अपवर्तन कोण होता था, और क्या होता था, अपवर्तन कोण होता था। क्लियर बात। चलो भाई, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम बात करें और आगे की बात करें तो समझो आप, अभी हमको देखना होगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम देखो, सिंपल से अपवर्तन के नियम है, 2 नियम है, ध्यान रखना। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अगर ये 2 नियम याद रखोगे तो अपवर्तन पूरा समझ में आ जाएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम ये है, अपवर्तन के नियम ये है। हमारी लाइट भी बंद हो जा रही है, देखते हैं। अपवर्तन के नियम ये है कि आपकी आपतित किरण, ये देख लेना। अब मामला बहुत खतरनाक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये क्या, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो
दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परत है, इस पर आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होता है। ये आपका आपतन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर तीनों एक ही तल पर होते हैं। आई बात समझ में? पहला रूल समझ आ गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में बात आई? ये तीनों को तीनों जिस तरह से परावर्तन में थे इसी तरह से इसमें भी है। वहां पर आपका अपवर्तित किरण न होकर के परावर्तित किरण थी। क्लियर? दूसरा नियम थोड़ा अलग है। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की क्या? जया। आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, जया का मतलब क्या होता है? साइन। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है, अनुपात होता है वो स्थिर होता है। अनुपात जो होता है वो एक स्थिर होता है, या इसे अनुपात एक स्थिरांक बनाता है और इस स्थिरांक को अपन अपवर्तनांक बोलते हैं। इस स्थिरांक को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या कहता है दूसरा नियम? कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर स्थिरांक, बस। यानी कि अपवर्तन को साइन आई का मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, और जिसे अपन स्थिरांक कह सकते हैं। दोनों का अनुपात स्थिर होता है और जो स्थिरांक बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर बात? उसे अपन क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना भाई? लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोण आई है, कोण जो ये कोण आई का मतलब ये वाला आपका आपतन कोण, आपतन कोण है ना, ये आई का मान एक तो क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम, तभी मामला सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम कहते हैं। रसगुल्ला किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। अगर तुमसे पूछे स्नेल का नियम बताओ, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या? साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। स्थिरांक को आप क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। स्थिरांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये है कि जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये किसका? ये वाला दूसरा माध्यम, पहला माध्यम ये और दूसरा माध्यम ये, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक ये होता है स्थिरांक आता है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है ना? अपवर्तनांक है। ठीक है? मतलब कुल मिला के ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ठीक है ना? ये स्थिरांक जो है वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि जो दूसरा माध्यम है दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? ये स्थिरांक है। ठीक है ना? चलो भाई, अब अपन अगर बात करें कि स्थिरांक होता क्या है, अगर हम अपवर्तनांक होता क्या, अगर अपन किसकी बात करें अपवर्तनांक होता क्या, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं अपन अपवर्तनांक को। ये सापेक्ष तो देख लिया हमने कि सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ऐसे कैसे अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अपन समझते हैं किस तरह से ज्ञात करता है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर किया करो ताकि वो लोग भी देख लिया करें, है ना? शेयर करोगे तो सारे लोग देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलो भाई, देखो अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जो विभिन्न
माध्यम है उसमें प्रकाश की साल का जो है संसरण साल है, उसकी संसरण कितनी मतलब स्पीड क्या है प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में क्या, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संसरण की, प्रकाश के संसरण की आपेक्षिक या सापेक्षिक साल या आपेक्षिक साल कह सकते हैं, आपेक्षिक साल, ठीक है ना। आई बात समझ कि प्रकाश जो है वो विभिन्न माध्यमों में उसकी स्पीड क्या है उसे अपन कहते हैं अपवर्तनांक। प्रकाश जो है वो चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है ना। अच्छा देखो सबसे ज्यादा साल कहां पर होती है, निर्वात के अंदर या ठोसों के अंदर या कहां पर। प्रकाश की जो सबसे ज्यादा साल है वो निर्वात के अंदर होती है, सबसे अधिकतम प्रकाश की साल निर्वात के अंदर होती है। जानते हो कितनी होती है, जानते हो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड किसकी साल है, आपके प्रकाश की साल है, किसके अंदर, निर्वात के अंदर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा होती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा चलो अब अपन समझते हैं आपका क्या अपवर्तनांक कैसे होता है। देखो सबसे पहले आप एक अपवर्तनांक का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई कांच है, क्या ये कांच है, ये क्या है कांच है, और ये क्या है वायु है। इस दोनों के ये माध्यम आपका 1 है, ये आपका माध्यम 1 और ये आपका माध्यम 2। ओके अब देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण कैसे आ रही है देख लेते हैं। ये प्रकाश की किरण आई, इसको जाना इधर था लेकिन ये अपवर्तित हो गए ऐसे चली गई, और ये आपका आई कोण बना, ये कोण आपका आर बना, ठीक है। ये आप इसको समझो। अब इसको समझो, देखो भाई अगर हमें क्या करना है, किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो कैसे करता है। जैसे माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष करता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब n2 1। तो इसमें कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले माध्यम 1 में प्रकाश की साल, माध्यम 1 में प्रकाश की साल मतलब स्पीड कितनी है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अच्छा बताओ, माना कि हमने माध्यम 1 में प्रकाश की साल, माध्यम 1 के अंदर प्रकाश की चाल आपकी मान लो v1 है, प्रकाश की साल माध्यम 1 में v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की साल v2 है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n21 बराबर v1 बटा v2 आ जाएगा। क्लियर बात, ये मानी माध्यम 1 में प्रकाश की साल कितनी v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की साल कितनी v2। ओके ये बात आपको समझ आई। इसी तरह से अगर आपसे पूछे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक तो देखो क्या होगा अपवर्तनांक, तो इसको लिख लो माध्यम 1 2 मतलब माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष। तो देखो इसका उल्टा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक आप ज्ञात कर रहे थे, तो कैसे करना है, माध्यम 2 में प्रकाश की साल, माध्यम 2 में प्रकाश, यहाँ क्या लिखा माध्यम 1 में प्रकाश की साल, इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है माध्यम 2 में प्रकाश की साल। तो इस यहाँ पर आपका उल्टा है, इसका उल्टा करो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, ये आपका दूसरा सूत्र आ जाएगा।
क्लियर बात आपको? क्लियर बात बेटा? क्लियर कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माध्यम 1 में प्रकाश की साल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की साल। इसी तरह से माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? माध्यम 2 में प्रकाश की साल यानी कि V2 बटा माध्यम 1 में प्रकाश की साल यानी कि V1, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर बात? क्लियर बात? चलो भाई, अब अपन एक और बात करते हैं। अगर मान लो हमारा माध्यम 1 हम माने निर्वात है, माध्यम 1 को हम क्या माने? निर्वात। माध्यम 1 को हम क्या माने? निर्वात। मान लो ये हमारा माध्यम 1 है, यहां से यूं इसको किरण को यूं जाना चाहिए था, ये यूं आ गई। अपन ये छोड़ो, अपन को लफड़ा कुछ भी नहीं करना। ये मान लो आपका क्या है? निर्वात। और ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है। अच्छा, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो है उसको मान लो हमने माना C। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल को हमने माना C और माध्यम में प्रकाश की साल को माना हमने V। तो बताओ, तो अब हमें क्या करना है? माध्यम मान लो ये माध्यम आपका दो है, माध्यम 2 था, माध्यम 1 था निर्वात, माध्यम 1 था निर्वात। अगर माध्यम 1 निर्वात हो तो माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष आपको क्या करना हो? अपवर्तनांक ज्ञात करना हो। माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कर ले। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको लिखते हैं NM छोटा लिखते हैं, NM छोटा लिखते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो देखो, पहले माध्यम 2 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं ना उसको तो नीचे लिखते हैं बट्टे में। तो पहले तो अपन किसका कर रहे हैं? निर्वात के सापेक्ष कर रहे हैं, तो निर्वात माध्यम 2 का कर रहे हैं, तो 2 को तो अपन लिखेंगे बट्टे के अंदर। और अगर अपन निर्वात का कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे ऊपर। निर्वात के सापेक्ष कर रहे हैं, माध्यम 2 का कर रहे हैं, तो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात में प्रकाश की साल को लिखेंगे ऊपर। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की साल, माध्यम 2 में प्रकाश की साल, प्रकाश की चाल। ठीक है, क्लियर बात? यानी कि जिसका अपन 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं तो 2 को तो नीचे लिखेंगे, और निर्वात के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, पहले हमने 2 ऐसे ही लिखा तो उसको अपन क्या लिखते हैं? ऊपर। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? N और M बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल मान लो कितनी है? C, और माध्यम 2 में प्रकाश की साल है V। तो ये आपका आंसर आ जाए, आंसर क्या? फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर बात? ये आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। इसे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपन कौन सा अपवर्तनांक कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे अपन कौन सा अपवर्तनांक कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो अगर आपका एक माध्यम क्या हो? निर्वात हो, पहला माध्यम आपका निर्वात हो, तो दूसरे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो तो वो निर्वात निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? NM बराबर C बटा V। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की साल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? क्लियर बात है? क्लियर बात है? अच्छा देखो, अब आपको कुछ निरपेक्ष यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक आपको याद रखना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक याद रखना है। इसे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक दोनों कह सकते हैं। ये यही अपवर्तनांक है कुल मिला के। अगर आप किसी का निर्वात के सापेक्ष, अगर आप किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो, वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि अपवर्तनांक है। तो कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक की आपके पास सारणी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो कम से कम याद आप करोगे ही करोगे। तो ध्यान रखो, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? देखो, जल का अपवर्तनांक ध्यान रखना 1.33 होता है, 1.33। देखो जो बहुत सारे दिए हुए हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो तो कम से कम याद कर ही लेना, ठीक है ना?
कितना अपवर्तनांक है जल का? 1.33। अगर तुमसे पूछे अल्कोहल का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, अल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ये अल्कोहल का होता है 1.36, अल्कोहल का कितना है? 1.36, ठीक है ना। आप केरोसिन का याद रखेंगे, केरोसिन का याद रखोगे, केरोसिन का होता है 1.44, केरोसिन का कितना होता है? 1.44, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। और आप ध्यान रखोगे, आप रूबी का ध्यान रखोगे, रूबी का ध्यान रखोगे। रूबी क्या होता है? माणिक्य या मोती, ऐसा कुछ कह सकते, मोती टाइप। रूबी क्या है? एक लिक्विड है रूबी का अपवर्त लिक्विड क्या है? मोती जो होते हैं ना, ऐसे माणिक्य कह सकते हैं जिस, उसका रूबी का अपवर्तनांक जो होता है आपका, वो होता है आपका 1.71, बहुत अधिक होता है। और आप ध्यान रखोगे हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा होता है, हीरे का अपवर्तनांक ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपसे पूछे तो हीरे का होता है 2.42। ये कम से कम आप इसमें से हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है और जल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के अपवर्तनांक आप बहुत ज्यादा याद रखोगे और इनके भी याद रखोगे, बाकी वाले अगर याद नहीं भी करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलो भाई देखो, ये क्या करते हैं, प्रकाश को कितना अपवर्तित कर पाते हैं, वो है जितना ज्यादा अपवर्तनांक, ये उतना ज्यादा अपवर्तित करते हैं प्रकाश की किरण को, उतना ज्यादा क्या करते हैं? अपवर्तित करते हैं प्रकाश की किरण को। क्लियर बात? अच्छा देखो, जो एक आपको ध्यान रखना नाम घनत्व, जो घनत्व है बेटा वो है दो टाइप का, घनत्व है वो दो टाइप का। एक तो है आपका प्रकाशिक घनत्व और एक है द्रव्यमान घनत्व। तो हमें यहाँ पर देखना है प्रकाशिक घनत्व की बात कर रहे हैं। प्रकाशिक घनत्व का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है वो उस भाई वो माध्यम बन जाएगा। कोई भी पदार्थ है वो क्या है? माध्यम है। तो वो पदार्थ किसी भी प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित करता है, वो उसका क्या है? प्रकाशिक घनत्व है। अरे वो जो घनत्व अपन पढ़ते हैं ना, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाता है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है डूबता है, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन वो होता है द्रव्यमान घनत्व, वो नहीं पढ़ना अपन को, हमें देखना प्रकाशिक घनत्व। प्रकाशिक घनत्व का मतलब है कोई भी पदार्थ या कोई भी माध्यम, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित कर पाते हैं, वो आपका क्या है? घनत्व, ठीक है ना। जिसका घनत्व क्या हो? ज्यादा हो, जिसका घनत्व प्रकाशिक घनत्व क्या हो? ज्यादा हो, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा हो, वो माध्यम आपका कहलाएगा सघन माध्यम। वो माध्यम क्या होगा? सघन। जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो? कम हो, वो माध्यम कहलाएगा आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम, ठीक है ना। आई बात समझ रहे? जिसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है, जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है वो माध्यम क्या होता है? विरल होता है। और जो बेटा सघन माध्यम, और अब देखो यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसकी स्पीड जो है, इसकी साल जो है वो कम हो जाती है। साल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए ये क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर बात? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, इसी का क्या हो जाए? सरल नहीं बेटा, सघन है, ध्यान रखना है ना, सघन माध्यम। अगर इसी का उल्टा हो जाए, कोई प्रकाश की किरण क्या करो? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में चली जाए? विरल माध्यम में चली जाए, तो क्या होगा? प्रकाश की स्पीड बढ़ जाएगी, साल अधिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर साल ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? साल ज्यादा हो जाएगी, कम होती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अगर चाल ज्यादा हो गई तो अभिलंब से हो जाएगी दूर, अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। क्लियर बातें?
ये आपको पहले मैं बता रहा था ना कि प्रकाश की किरण कहाँ दूर जा रही है कहाँ पास आ रही है, तो वो यहाँ से समझ में आएगा। जिसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा वो माध्यम होता है, वो सघन होता है, और जिसका प्रकाशिक घनत्व कम वो माध्यम होता है, वो विरल होता है। यहाँ पर हम द्रव्यमान घनत्व की बात नहीं कर रहे, किसके घनत्व की बात कर रहे हैं? प्रकाशिक घनत्व की बात कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना। प्रकाशिक घनत्व में जिसका ज्यादा वो माध्यम सघन, जिसका मतलब ये कुल मिला के जिसका जो सघन माध्यम होता है वो क्या है? प्रकाश की किरण को अधिक, जो ज्यादा सघन माध्यम है वो प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित कर पाता है। यहाँ वो उस क्षमता को ही तो आप क्या कह रहे हो? प्रकाशिक घनत्व कह रहे हो, मतलब प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित कर पाते हो, वही आपका प्रकाशिक घनत्व है। क्लियर बात है? अपवर्तनांक पूरा और अपवर्तन पूरा, ये सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर हम लोगों को ये क्या है? अपवर्तनांक है। ये क्या है? अपवर्तनांक, यानी कि जो हम कह रहे थे ना निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो यही अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लें। ये अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? NM बराबर C/V। अगर ये NM के मान है, अगर तुम लोगों को मैं पूछूं जल में प्रकाश की चाल यानी कि V का मान ज्ञात करना है, तो कर लोगे क्या? कर लोगे। देखो इस फॉर्मूले से NM का मान 1.33, NM का मान 1.33 बराबर C का मान 3 × 10⁸ बटा V। अगर हम लोग क्या करें, इस V को इधर ले आए और इसको नीचे जाए तो ऐसे कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? तो हमने क्या किया, V यहाँ आ गया और 1.33 यहाँ आएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो V का मान आ जाएगा। इस तरह से आप अल्कोहल, केरोसिन, किसी की भी साल निकाल सकते हो। जब आपके पास अपवर्तनांक हो तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हो? चाल निकाल सकते हो। क्लियर बात है? क्लियर बात है? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। इतनी मेहनत की जाती है दोस्तों आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके अपने सारे दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बुला दो, ताकि वो भी पढ़े और हमें भी अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं हमें एक मोटिवेशन मिलता है। जितने आप लाइक करते हो, जितने आप कमेंट करते हो, वही हमारा मोटिवेशन होता है। बाकी तो हमारे को क्या मिलना है, ठीक है ना। तो आपको पूरे साल के लिए हम पढ़ाने वाले हैं, पूरा कोर्स आपको कराने वाले हैं। हम रिवीजन कराएंगे, हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।